आज एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ है लेटरल एंट्री को लेकर, और वो भी जंतर मंतर पर। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, सीनियर पत्रकार और सामाजिक चिंतक और मनुवादी मामलों के जानकार दिलीप मंडल साहब हैं, जो मनुवाद के रग रग से वाकिफ हैं, उसके नस नस से वाकिफ हैं और उसका नस दबाना भी जानते हैं। तो उनको मनुवादियों का डॉक्टर भी कह सकते हैं। मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, इन सब का और मीडिया का भी उनको एक्सपर्ट हैं। दूसरे शख्स हैं हमारे साथ प्रोफेसर ओम सुधा, डॉक्टर ओम सुधा। वो परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और लगातार आंदोलन पर नजर रखते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप लोग के लिए हम कमेंट का बॉक्स भी खोल रहे हैं, आप लोग सीधे कमेंट कर सकते हैं। मैंने ये कोशिश इसलिए की है कि आजकल सारे खिलाफ हैं वो गालियां भी दे सकते हैं। हाँ, सारे जो टेलीविजन चैनल है, जैसे किसान आंदोलन के बाद लोगों ने खबरों के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया का रुख किया, उसके बाद सारे चैनल जो है फेसबुक पर लाइव आपको बुलेटिन आते हैं। तो नेशनल दस्तक की भी कोशिश होगी कि हम फेसबुक पर आए और आज से लगातार कोशिश करेंगे, एक शेड्यूल भी फिक्स करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हजारों की संख्या में कम से कम आइए और कमेंट जरूर दीजिए। सिर्फ जय भीम लिखने से काम नहीं चलेगा। क्या मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है, लेटरल एंट्री की क्या असली वजह हो सकती है, सरकार की क्या मंशा हो सकती है। और मैं ये लीजिए, आप लोग से जोर दे रहा हूं, आप लोग लगातार जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। तो ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि आप सीधे हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो मंडल साहब से शुरुआत करते हैं। मंडल साहब, आज का जो प्रोटेस्ट था और एकदम शॉर्ट टाइम पर प्रोटेस्ट था, उसके बाद भी इतने लोग जुटे, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट है, मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है और बातचीत शुरू हुई है। लोग इस षड्यंत्र को समझ गए हैं कि खेल हो क्या रहे, ये लीला है क्या। और इसमें जो सरकार का षड्यंत्र है, मुख्य रूप से बहुत स्पष्टीकरण अब चूंकि दिमागों में आ चुका है, वो ये कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसके लिए वो चोर दरवाजे से नियुक्ति कर रही है। और दूसरा ये कि पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसको ये नष्ट करना चाहती है। तो लोग अब जाग गए हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे आज जिस तरह से सैकड़ों लोग आए, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए, अभी और परिसंघ की तरफ से भी इस पर बातचीत चल रही है, आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा कई SC ST OBC के संगठन है, नागपुर से मेरे पास फोन आया, इसके अलावा तमिलनाडु से बात हो रही है। तो कई जगहों से, और फिर भारत बंद का भी ऐलान किया है संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने। तो ये पूरा मामला जो है अब निश्चित रूप से राष्ट्रीय शक्ल ले रहा है और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो ये अच्छा इस मामले में है कि संविधान बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी गोलबंदी की तरफ ये देश जा रहा है। एक तरफ, और इस एक जो सबसे अच्छी बात है शंभू जी, वो ये कि ये आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहा है। तो ब्रॉड एकता बन रही है, बड़ी एकता। देखिए, मैं आप लोग को एक चैलेंज दे रहा हूं, क्या हम इसको अभी लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं? और आप लोग सिर्फ कमेंट में मत आइए, थोड़ा सोशली एक्टिव बनिए, शेयर कर लीजिए थोड़ा। हाँ, अगर 186 लोग भी हैं तो वो इस वीडियो को अगर अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं तो इसको शेयर कीजिए ताकि ये लाखों लोगों तक पहुंचे। और ये मैं एक चैलेंज के तौर पे देख रहा हूं। मैं भी टेक्निकल बहुत साउंड नहीं हूं, लेकिन हमें टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया का हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो अपना सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप क्या सवाल है, किन से सवाल है? ओम सुधा से सवाल है, शंभू से सवाल है, या दिलीप मंडल से साफ सवाल है? अगर आज का ये प्रोग्राम सफल होता है, अगर लोगों का जुड़ाव होता है, सवाल आते हैं, तो हम लोग इसको एक तय टाइम पर, तय समय पर रोज हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हम यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव रहेंगे एक साथ अपने पैनल के साथ। तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ जय भीम से काम नहीं चलेगा, गाली दे सकते हैं, कुछ तीखा सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आइडिया आपके दिमाग में तो दे सकते हैं। जय भीम ये काम चोरी है। मेरा भी एक अनुरोध है। इस समय मैं देख रहा हूं कि 160 लोग लाइव देख रहे हैं। अगर 160 लोग सिर्फ अपने नीचे का शेयर बटन दबा दें तो ये तुरंत, ये संख्या जो है ये जाकर आपको 2000 या 3000 तक तो तुरंत हो जाएगी। तो वीडियो, हालांकि देखिए ये वीडियो निश्चित रूप से कई लाख लोग कुछ समय में देख लेंगे, लेकिन अगर अभी चाहते हैं कि लोग इसको देखें तो तत्काल शेयर का बटन दबा दें। इसमें कोई बिजली भी नहीं खर्च हो रही है, बिजली भी नहीं खर्च हो रही है, कोई डेटा 1.5 GB में भी आपका काम चल रहा है। लेकिन सब लोग ईवीएम से कैसे निपटोगे, लाख टके का सवाल है। ये ओम सुधा जी क्या बताइए, क्या कैसे ईवीएम से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये तो सरकार जो इतनी मनमानी कर रही है शंभू जी, जाहिर सी बात है सरकार को बड़ा यकीन है ईवीएम पर, जनता पर तो यकीन है नहीं। क्योंकि इन्होंने छात्र नौजवानों का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारे समाज के लोग जो हमारे समाज का जो दलित आदिवासी समाज है, उनका जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है।
किसान बेहाल हैं, सब लोग बेहाल हैं। बावजूद इसके आप बॉडी लैंग्वेज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो एक एम्पेरर की तरह चल रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब जनता पर से तो उनका जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया है और सरकार का जनता पर से विश्वास उठ गया है। अब सरकार का विश्वास ईवीएम पर है और इसी ईवीएम के बदौलत जो है अब वो सरकार में बने रहना चाहते हैं, उनको यकीन है। दूसरी बात यह कि ईवीएम के खिलाफ लगातार चाहे बम सेफ हो, चाहे परिसंघ हो या देश भर के छोटे बड़े संगठन हैं, लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन ये आवाज मुकम्मल नहीं है। जब तक देश की बड़े राजनीतिक दल या तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर न आ जाएं, इस ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लें, तो या फिर यह जन आंदोलन बन जाए कि देश की जनता सड़क पर उतर जाए। क्योंकि यह ईवीएम ठीक है कि सीधे तौर पर जो है बहुजनों के खिलाफ है, लेकिन कुल मिलाकर ईवीएम देश की जनता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करने की जरूरत है और जनता खुद एक समय के बाद अवेयर हो कि जनता को उतरना पड़ेगा। देखिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म बिना नोटिस के, ये बहुजनों की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। और दिलीप मंडल जी को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया को उस दौर में पहचाना था जब वो एक संपादक के तौर पर इंडिया टुडे में काम करते थे और कबाड़ खाना आता था उनका, वो ब्लॉग हुआ करता था। आज उनके पास अपना, वो उनको आईटी मतलब फादर ऑफ आईटी सेल कह सकते हैं, एक शख्स जो अपने एक ट्वीट को 10 लाख लोगों से रिट्वीट करवा लेता है। और वजह यह है उनकी विश्वसनीयता, मुद्दों की समझ। मंडल साहब, आज तमाम लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, तमाम जो वो पत्रकार जो टेलीविजन में काम करते थे वो भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को लगता है कि वो लोग वो बीजेपी का विरोध मतलब बहुजन के आदमी हो गए। ये जैसे आज ही लेटरल एंट्री का प्रदर्शन था, लेकिन कोई चैनल नहीं दिखा, मतलब बहुजनों के साथ वो नहीं है। नहीं, ये इसको तो मैं इस तरह से देख रहा हूं, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि क्यों जो ब्राह्मण है वो समाज सुधार क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके हित के खिलाफ है। एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़िए, उनका बाकायदा कोटेशन है कि आप ये वही लगभग वैसी उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रिटेन के राजा से उम्मीद कर रहे हैं कि नीली आंखों वाले सारे बच्चे मार दिए जाएं। तो ब्रिटेन का राजा का क्योंकि खुद अपनी नीली आंख वाला है, तो वो ये आदेश कैसे जारी कर सकता है। तो इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपका इशू नहीं उठा सकता है। ये उनकी सीमाओं को मानिए कि देखिए उनमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपके साथ होंगे, कुछ लोग किसान आंदोलन में कुछ दूर आपके साथ होंगे, हो सकता है मोदी विरोध में वो कुछ लोग उनमें से थोड़ा बहुत आपके साथ चल सकते हैं। लेकिन आपके जो बहुजनों के मुद्दे हैं, ये मुद्दे आप उनसे उठाएं, मतलब ये आप इतनी बड़ी उम्मीद आप उनसे क्यों कर रहे हैं। बहुत जबरदस्ती की बात है कि वो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ आप उनको कह रहे हैं कि आप अपने हितों के खिलाफ आप एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करें। मुझे लगता है कि ये इतनी जाति उनके साथ नहीं करनी चाहिए। वहां पर कुछ लोग अच्छे लोग होंगे उन चैनलों पे जो बाकी चीजों पर आपके साथ हो सकते हैं, शिक्षा के सवाल पर आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण के सवाल पर या जाति जनगणना के सवाल पर या लेटरल एंट्री के सवाल पर वो आपके साथ शायद खड़े नहीं होंगे। तो क्या माना जाए, ये विकल्प के तौर पे क्या रखा जाए? क्या वो आपको लगता है कि हम एक बेहतर दौर में तो हैं, पत्रकारिता के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, सामाजिक समझ के लिहाज से? मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं जैसे आप कहते हैं, तो हम बेहतर दौर में हैं, लेकिन इसको और कैसे बेहतर दौर तो इसलिए भी है शंभू जी कि आपके वीडियो, सिर्फ आपके वीडियो किसान आंदोलन पर अगर 13 करोड़ से ज्यादा देखे जा चुके हैं, तो इसका मतलब कि एक विकल्प धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब ये थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड हो, थोड़ा और इसकी मतलब एक प्रोडक्शन क्वालिटी बेटर हो, इसमें और रिसोर्स आए, कुछ बड़े बड़े लोग जो जिनके पास रिसोर्स है वो उस रिसोर्स को लगाएं, तो मेरे ख्याल से एक बहुजनों की आवाज अब रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि इनका एक मिडिल क्लास बहुत बड़ा बन चुका है। खास करके जो आरक्षण के प्रावधान रहे, इसकी वजह से कई लाख लोगों का इस समय दलित मिडिल क्लास है, ओबीसी का बड़ा मिडिल क्लास इस बीच में आया है, ओबीसी आरक्षण की वजह से भी आया है और कारणों से भी आया है। तो अब ये वो ताकत नहीं है जिसको कि बहुत आसानी से कोई यूं दबाकर निकल जाएगा। आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? आप, हम लोग सबके आप प्रेरणा स्रोत हैं, मीडिया की आपकी इतनी गहन समझ है, ये समाज भी आपको आज कहेगा तो आज समाज आपको कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करने की तो आजादी देता है। वो रिसोर्स तो दे देंगे लोग, लेकिन एक मिनट में आपको करोड़ों रुपए नेशनल दस्तक के माध्यम से आपके पास आ सकता है, आप उसको लीड कर सकते हैं, आपकी ईमानदारी पर भी किसी को शक नहीं है। तो आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़े पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, पूरा देश पूरी दुनिया आपको जानता है, क्योंकि जितनी ज्यादा बहुजन समाज के को जो गाली पड़े वो समझिए आपके समाज के लिए सबसे ज्यादा हितकारी है। जैसे लालू यादव हो या मायावती हो, उनको सबसे ज्यादा गाली पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ बेहतर काम किया होगा। दिलीप मंडल को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गाली पड़ती है, इसका मतलब लगता है कि इनकी बातें चुभती है, नस्तर की तरह मुद्दे पर जाती है।
आप ये जिम्मेदारी से क्यों क्यों नहीं उठाना चाह रहे नहीं, हैं? देखिए शंभू जी, मैंने अपने लिए एक लिमिटेड रोल चुना है। वो ये है कि मैं बहुजन समाज का दैनिक डायरी लेखक हूँ। जो यहाँ पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और उसको लेकर एक अवेयरनेस को क्रिएट करना, ये जिम्मा मैंने अपने लिए लिया है। मुझे लगता है कि मैं अपने एटलीस्ट सोशल मीडिया प्रेजेंस से इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसका बड़ा जो जिम्मा है वो आप लोग संभाल रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा संभाल रहे हैं। और वो और आगे और विकल्प होंगे, 10-20 ऐसे और विकल्प होंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा। और क्योंकि इन चीजों को मेन स्ट्रीम तो दिखा नहीं रहा है, तो ये स्पेस वो खुद क्रिएट कर दे रहे हैं। अब जैसे लेटरल एंट्री का इशू है, समाज उद्वेलित है, इस पर ट्वीट आप कराइए, आपको 2 लाख लोग तुरंत ट्वीट कर देंगे शाम होते होते। तो इसका मतलब समाज में इसकी चेतना तो है। अब इस चेतना को अगर मेन स्ट्रीम चैनल स्वर नहीं देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इशू उठेगा नहीं, तो इशू कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उन्होंने आपके लिए स्पेस छोड़ दिया है अपने जातीय हितों की वजह से, तो इस स्पेस को पकड़ लीजिए। अब जैसे अब निजीकरण का सवाल है शंभू जी, अब देखिए इसमें नौकरियां जाएंगी किसकी। अभी जैसे 4 बैंक इन्होंने अनाउंस कर दिए कि 4 बैंक प्राइवेटाइज होंगे और इंश्योरेंस कंपनियां भी प्राइवेट होंगी। इसमें अब हर साल करीब करीब समझिए कि 10-1 हजार के आसपास पोस्ट इन बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में और LIC और इन सब में निकलता है। उसमें से आधे पोस्ट मान लीजिए कि SC ST OBC को मिल रहे हैं, तो ये सारे पोस्ट अब आपके हाथ में नहीं आएंगे, अगले साल के विज्ञापन में नहीं होगा। तो इतनी बड़ी जो चीज है, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज उठाएगा? तो वो अगर नहीं उठाएगा तो जाहिर है कि वो स्पेस आपका स्पेस है, वो स्पेस बहुजन मीडिया का स्पेस है। सर मेरा सवाल है, एक पॉलिटिकल सवाल है। आप चूंकि सारे नेताओं से मिलते रहते हैं, प्रधानमंत्री के 2 यूट्यूब चैनल हैं, राहुल गांधी के भी हैं, प्रियंका गांधी के भी हैं। हमारे नेताओं को अब भी लगता है, जो अखिलेश यादव हो या मायावती हो या तेजस्वी हो, इन लोग को अभी भी भरोसा, जैसे साउथ में करुणानिधि के पास अपना बड़ा टीवी ग्रुप है, दर्शन ग्रुप है, भारत के सबसे बड़े चैनल्स में उनके पास चैनल है, हाँ, वो काउंटर कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे CM भी हैं, भूपेश बघेल हो या हेमंत सोरेन हो, इन लोग प्रधानमंत्री से भी लोग सुख नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना 2 यूट्यूब चलाते हैं, उनको प्रधानमंत्री की सैलरी से ज्यादा यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं। जाहिर है। तो उसके बाद ये, और वो विदेश दौरा पर हो या जहां, उनके पास एक मोबाइल वाला पत्रकार रहता है जो उनको लाइव करता है। बिल्कुल। ये समझ क्या बहुजन नेताओं को नहीं, या अभी भी उनको लगता है कि सोशल मीडिया या वो करना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, वो उनको अभी भी लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में 1-2 पत्रकारों को मैनेज करके थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे के मैनेज कर लेंगे। हाँ। तो वो जमाना तो निकल गया। वो जमाना होता तो नरेंद्र मोदी अपना यूट्यूब चैनल क्यों चला रहे होते? तो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल से भी अगर ये नहीं सीख रहे हैं तो मरेंगे। और ये जाहिर है इनके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया रुकी रहेगी। अगर सोशल मीडिया में आपका वोटर जा चुका है तो आप उस वोटर के साथ अगर एंगेज नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, और वो जाएगा तो फिर वो आपका वोट जाएगा। तो आपको इसमें कोई देखिए, एक सवाल बार बार आ रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। मुझे लगता है कि इन नेताओं को निश्चित रूप से मीडिया पर काम करना चाहिए। दक्षिण भारत में लगभग हर नेता ने अपना टीवी चैनल बना लिया है, और वो आज की तारीख में किसी और पर निर्भर नहीं है कि वो इवन जगनमोहन रेड्डी के पास अपना चैनल है, नायडू के समर्थन में, उनके समर्थन में चैनल है। तो वो एक स्ट्रक्चर उन्होंने अपने लिए बना लिया है। चंद्रशेखर राव के पास जो मुख्यमंत्री हैं उनके खेमे का चैनल है। तो ये इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। उत्तर भारत के नेता असल में बहुत सारी चीजों को देर से समझते हैं। जब पूरा देश अंग्रेजी की तरफ जा रहा था और अंग्रेजी में शिक्षा लेकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहा था, उस समय उत्तर भारत के नेता हिंदी का आंदोलन चला रहे थे। मतलब आप समझिए ना कि कितनी मतलब आपका पिछड़ापन जो है दिमाग का, वो कितना ज्यादा है कि आपको IT रिवोल्यूशन में आपको SC ST OBC के बच्चे घुस ही नहीं पाए उस रिवोल्यूशन में, क्योंकि आपके नेता हिंदी पढ़वा रहे थे कि उनको लग रहा था कि हिंदी का राज आएगा। वो आपको नजर नहीं आ रहा था कि एलिट कहाँ जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा था कि इसी समाज का जो प्रभुत्वशाली तबका है वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहा है। आपने हिंदी में घुसा दिया बच्चों को, और ये पूरी पीढ़ी बर्बाद हुई। तो ये उसी तरह से सोशल मीडिया आप लेट एंट्रेंट है, बाकी लोगों ने बहुत पहले जगह बना लिया। आपको अब आज की तारीख में उतनी जगह बनाने आपके पसीने छूट जाएंगे, तो आपने वो ये बस भी चली जाएगी आपकी। तो ये असल में देखिए, मतलब आप अगर चीजों को समय पर नहीं नब्ज पकड़ ले पा रहे हैं तो आप जाहिर है कि आप अपना विनाश कर रहे हैं। आप बता, सबसे ज्यादा EVM को लेकर सवाल आ रहे हैं। ओमसुदा जी, क्या लगता है? EVM पे मुझे भी कुछ कहना है, मेरे ख्याल से दोनों आप बोल रहे फिर नहीं सर। देखिए, EVM का जो मामला है ये निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र का इस समय का सबसे बड़ा संकट EVM का है। इसको लेकर कम से कम मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। EVM का जो मामला है वो अगर हल नहीं होता है तो भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हमने जिनको वोट दिया वो वोट उसी के पास गया या नहीं गया, और उसको मैं 1 महीने या 2 महीने बाद में वेरीफाई कराना चाहूँ कि मुकदमा करके कि वोट काउंट होगा, तो मेरा वोट अलग से है ही नहीं। वो मशीन में एक नंबर के फॉर्म में जाकर वहां पर वो
हो गया है तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। इसमें वोटों की अलग अलग रिकाउंटिंग संभव नहीं है। सबसे बड़ा इसकी फैलेसी तो ये है। और देखिए, इसको लेकर अभी अगर ये सतर्क नहीं होंगे तो बीजेपी अब केंद्र में कोई चुनाव नहीं हारने वाली है और यूपी वो बचा लेगी। बाकी आपको राज्यों में चिटपुट वो आपको जीतने देगी ताकि आपको ईवीएम को लेकर भ्रम बना रहे कि कोई भी जीत सकता है। तो ये अगर इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे ख्याल से अब ये मतलब एक चुनाव तो कम से कम अब ये और हारने ही वाले हैं, उसके बाद शायद समझ में आए। क्योंकि देखिए, ईवीएम अगर बहुत अच्छी चीज होती तो दुनिया के बेस्ट जो बड़े लोकतंत्र हैं, 300 साल पुराना जैसे यूरोप के लोकतंत्र है, अमेरिकन लोकतंत्र है, वो जहां ईवीएम का चिप का आविष्कार हुआ है, उन्होंने तय किया है कि वो कागज पे वोट डालेंगे। क्या वो पिछड़े देश हैं? क्या उनकी आबादी बहुत छोटी है? ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक आबादी है। इसके बावजूद वो वोट डाल रहे हैं कागज पर और 3 दिन वोट गिनते हैं। क्या दिक्कत है? एक 5 साल के चुनाव में अगर 3 दिन वोट गिन ही लेंगे तो कौन सा आसमान फट जाएगा? वोट एक दिन में कराते हैं, गिनते 3 दिन में। हाँ, वोटिंग 3 महीने में होती है, गिनते एक दिन में। तो टोटल इलेक्शन प्रोसेस आपका ईवीएम के आने के बाद तो लंबा हो गया है। आपको 3 महीने कलेक्ट्रेट में जाके आपको ईवीएम की गार्ड अच्छा, अब कोई लालू यादव तो है नहीं कि कोई टीएन सेशन पैदा होगा, ईमानदार चुनाव है? नहीं, कोई वो सब लालू यादव को हराने नाटक के लिए है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल भी नहीं है। इलेक्शन ईवीएम से होगा। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला थोड़ी है, ईवीएम से वोट ये राजीव गांधी लेकर नहीं, ये हाँ, पार्लियामेंट का फैसला है। तो राजीव गांधी के दौर में है ना, 412 सीटें कांग्रेस के समय में आया, लेकिन वो ईवीएम अब ईवीएम नहीं है। इसमें मैक 3 के ईवीएम आ गए हैं, जिसमें कि अब जो सिस्टम है उसके हिसाब से जो वोट दबाने की मशीन है वो पहले वीवीपैट मशीन में कनेक्ट होगी, जो कि ऑलरेडी लैपटॉप से कनेक्टेड है, और उसके बाद वो मशीन जो है वो वोट में काउंट होगी। और मोदी जी वैसे टेक्नोक्रेट हैं, उनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। लोग हैं, सब हैं, तो ये उनको भी टेक्नोलॉजी से प्यार है। हाँ, तो इस उम्र में इतना कोई सीखता तो नहीं ये है। अब नई मशीनें आ गई हैं। और ये मशीनें स्टैंड अलोन मशीन भी नहीं है, क्योंकि ये आप इसमें फीड तो करते ही है ना कि कौन सारा कुछ फीड तो कर ही रहे हैं, तो कनेक्टेड तो ही है। उसमें यूएसबी पोर्ट भी है या बाकी पोर्ट भी है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन मशीन है। कोई मशीन आप उठा के देख लीजिए, कोई स्टैंड अलोन मशीन जैसा आप क्या कहेंगे सुधा जी, आपका क्या ठीक है? दुनिया में कोई ऐसी मशीन, मैन मेड मशीन चुनाव आ गया यहाँ। दुनिया में ऐसी कोई मैन मेड मशीन नहीं है जिसको टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। एक सामान्य सी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी ने एक ट्वीट किया था कि जब धरती से लाखों किलोमीटर दूर जो है सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, ईवीएम कौन सी बड़ी बात है ईवीएम को कंट्रोल करना? ये तो एकदम सामान्य बचकानी सी बात है, मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे नाक से दूर नहीं चू रहा है कि कोई कह दे कि ईवीएम को टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। नहीं, और खराब हो जाता है तो एक मैकेनिक आके ठीक करता है कि नहीं करता है? अच्छा, मेरा तो जो चीज ठीक की जा सकती है वो चीज खराब भी की जा सकती है। मेरा एक सवाल है मंडल साहब, मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ, 251 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक भी कोई हमें गाली नहीं दे रहा, सब हमारे मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। जब एबीपी या IBN7 के जो लोग आते हैं तो उनको तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बढ़ चढ़ के वहां गाली देने के लिए, लेकिन देखते जरूर है, उनको गाली देते हैं, देखते हैं। इसका मतलब आपको वो तबका नहीं देख रहा है जो मोदी समर्थक, उसको पता हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बिल्कुल, वो चुन लेता है कि उसको किस तरह की चीज देखनी है। हाँ। और हमारे लोग अच्छे तरीके से इंगेज हो रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी दलवीर सिंह पूछ रहे हैं कि ईवीएम बंद करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। देखिए दलवीर जी, ये आंदोलन वगैरह से ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां जो हार रही है ईवीएम की वजह से, वो समझें कि ईवीएम की वजह से वो हार रही हैं। और जिस दिन कांग्रेस और कुछ प्रमुख पार्टियां कह देंगे कि हम इस तरह से चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि भारत क्या दुनिया के सिर्फ 3 छोटे छोटे देशों में भारत के अलावा, बल्कि 2, अब तो 2 ही रह गए हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव होता है, तो हम इतने मतलब जो डाउटफुल सिस्टम है उसमें हम नहीं जाएंगे। मतलब जो हम अमेरिका या यूरोप या ब्रिटेन या फ्रांस, उनका जो सिस्टम है, हम उन सिस्टम को अपनाएंगे लोकतंत्र। तो ये सवाल हल हो जाएगा। प्लीज देखिए, तो सही में ईवीएम बंद हो तो ये संविधान बचा दो। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर जो जो ये इनिशिएटिव है, लोग जो आ रहे हैं, एक टीवी अखबार का मजबूत विकल्प तो ये हो गया, इससे ट्रेंड बन रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब जो लोगों का मीडिया है, और ये देखिए अमेरिका वगैरह में काफी पहले हो चुका है, ये सवाल हल हो चुका है कि जो अखबार हैं उनकी तो लगभग मृत्यु हो चुकी है दुनिया में, मैगजीन्स उससे पहले मर चुके हैं, टेलीविजन पे भरोसा रहा नहीं भारत में, तो सब वो अपने अपने खेमे के सारे पत्रकार हैं, सारे 100%, कोई एक आदमी भी अपवाद नहीं है, सबने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी है। तो इस ऐसी स्थिति में जो वैकल्पिक मीडिया जिसको कहते थे, वो उसी की मेन स्ट्रीमिंग हो रही है। तो वैकल्पिक मीडिया मेन स्ट्रीम बन रहा है बहुत तेजी से, एक यूट्यूब चैनल के एक वीडियोस करोड़ों में देखे जा रहे हैं। तो इस ऐसे में भारत सरकार अगर चाह भी रही है ना कि कंट्रोल कर लेंगे कि किसी एक न्यूज क्लिक को, तो न्यूज क्लिक जैसे तो यहाँ 5000 चैनल है उतने सब्सक्राइबर वाले, तो आप किसको कंट्रोल करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की ये कोशिश कोई कामयाब होगी। और गूगल वगैरह को अगर ये कंट्रोल करते भी हैं
किसी तरीके से, तो वो उसकी में बहुत लिमिटेशन है। आपने देखा कि भाई ट्रंप जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति जिस समय थे और इस नाते वो दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, उस समय भी ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब तीनों ने उनको बैन कर दिया और राष्ट्रपति अमेरिका के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। ये तो सीए को लेकर बोलिए कहा जा रहा है, ये अमित शाह क्या किसान आंदोलन से जो नुकसान हुआ उसको फिर से हिंदू मुस्लिम करने के लिए सीए पर फोकस होगा और मुसलमान फिर उस चपेट में आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। सीए को लेकर मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कम से कम बंगाल चुनाव तक बीजेपी का कोई नेता अपने मुंह से एनआरसी शब्द का भी उच्चारण नहीं करेगा, ये आप मुझसे गारंटी ले लीजिए। कोई गारंटी कार्ड चाहिए तो लिखवा लीजिए। एनआरसी शब्द का ये उच्चारण भी नहीं करेंगे। किसी एक आदमी की भी नागरिकता जाने की बात तो ये कतई नहीं करेंगे, क्योंकि नागरिकता जाने की जैसे ही बात होगी तो कागज किसके पास नहीं आज की तारीख में भारत में? भाई सबसे ज्यादा ट्राइबल्स के पास कागज नहीं है, क्योंकि लैंड की जो उनके पास अपने राइट्स, उस तरह के कम्युनिटी राइट्स हैं। जंगल के तो उस तरह के कोई कागज होते नहीं है। तो एक मेरे ख्याल से ये जो खास करके दलितों के पास कागज नहीं, जिन इलाकों में पहाड़ आती है उसमें उनके पास पुराने कागज नहीं है। तो ये कागज नहीं होना के आधार पर ये किसी को निकालने वगैरह की बंगाल चुनाव में मीडिया की भूमिका जिस तरह से देख रहे हैं, अभी सही उन्होंने बीजेपी को लीड दे दी है। बीजेपी वहां है नहीं लेकिन लीड दे दी है। बीजेपी उसके नेता क्या काल, उसके नेता भी सब जैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए थे लोकसभा में, अभी विधानसभा में भी टीएमसी और लेफ्ट के नेता और कांग्रेस के नेता ही, सवर्ण नेता जो है वो इधर आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन मीडिया लीड दे रही, लगता है वहां हिंदू मुस्लिम करने में सफल हो जाएंगे काफी हद तक उन्होंने, क्योंकि वहां जाति को लेकर कोई डिस्कोर्स ही नहीं है। जाति को लेकर, जाति का डिस्कोर्स इन्होंने काफी पहले वहां खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये बंगाल का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी पूरी तैयारी उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। तो देखिए, अब बाकी समाज की भी अपनी गति होती है, राजनीति की अपनी गति होती है। आज की तारीख में प्रेडिक्ट करना तो संभव नहीं है। हालांकि ईवीएम का जो गणित है, इसके हिसाब से बंगाल, तमिलनाडु, ये दो चुनाव अगर आने वाले हैं तो इनमें से कोई एक चुनाव तो बीजेपी जरूर हारना चाहेगी। दोनों अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो मेरा अपना हार जाएगी इनमें से, हाँ, कोई एक चुनाव तो बीजेपी निश्चित रूप से हारने की कोशिश करेगी। हो सकता है दोनों भी हार जाए, क्योंकि केंद्र में अगर उसके पास सत्ता है तो राज्यों के चुनाव वो छिटपुट वो हारते रहेंगे ताकि ईवीएम पर भरोसा बना रहे। तो ये जो गणित है, जो मतलब एल्गोरिदम है ना, देखिए मैं एक किस्सा बता रहा हूँ और किस्सा क्या है, सच है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब जर्मनी के जो पनडुब्बियां थी वो जहाजों को डुबाती थी और उसके लिए वो पनडुब्बियों को मैसेज भेजते थे वो टेलीग्राम के जरिए। तो उसकी एक कोडिंग होती थी। इस कोडिंग को जब ब्रिटेन ने तोड़ लिया, कि उनको जब पता चल गया कि इस कोडिंग का क्या मतलब है, तो वो अपने सारे जहाजों को चाहते तो बचा लेते, लेकिन सारे जहाजों को अगर बचा लेते तो क्या होता कि जर्मनी अपना कोड चेंज कर लेता। तो उन्होंने बहुत सावधानी से तय किया कि किस जहाज को डूबने देना है और किसको बचाना है, ताकि जर्मनी आखिर तक अपने उन्हीं कोड के जरिए मैसेज भेजता रहे। तो सारे जहाज नहीं डुबाए जाएंगे। उसी तरह से सारे राज्य बीजेपी नहीं हारेगी। अगर ईवीएम उनके कंट्रोल में है तो भी वो कुछ राज्य निश्चित रूप से बीच बीच में वो हारती रहेगी, ताकि ईवीएम पर भरोसा बना रहे। तो ये इसका आंदोलन, देखिए, जन आंदोलन से ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक दल, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान है इस पूरे सिस्टम से, वो इसको समझे और वो एक स्वर में कहें कि हम ईवीएम के जरिए, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम अगला चुनाव जो है बैलेट से कराएंगे। सारे राज्यों को, अपोजिशन रूल्ड स्टेट को कह देना चाहिए कि हम अपने राज्य में ईवीएम राज्यों के चुनाव में तो नहीं आने देंगे। लेकिन तो नहीं, इसको लेकर अब इसके बाद इसको लिटिगेशन, किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? क्या वो बीजेपी को पहला आंदोलन है पिछले 6 साल में जो वोट के लिहाज से उसके अपने हार्डकोर वोटर को इफेक्ट करे, उसका वोट का नुकसान हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, सीए एनआरसी का आंदोलन जब तक वो मुसलमानों का इशू था तब तक बीजेपी को उसकी परवाह नहीं थी। फायदा था उससे, वो मोबिलाइजेशन से उनको फायदा हो रहा है, या लिंचिंग वगैरह को लेकर जब कोई बोलता है तो उससे उनको नुकसान नहीं। बीजेपी इस बार अपने वोटर को टारगेट कर बैठी है असल में, कॉर्पोरेट को खुश करने के चक्कर में। और ये इनका वोटर है जो इस समय या एनडीए का वोटर रहा है। जैसे अगर पंजाब का ही वोटर है तो बड़ा हिस्सा उसमें अकाली को डालता था, जो इनका वोटर था घुमा फिरा के। तो ये जो पूरी पट्टी है, दिल्ली के आसपास के 400 किलोमीटर का दायरा है, ये बीजेपी का कोर गढ़ है। इस इलाके ने 47 का दंगा देखा है, बहुत ज्यादा रिफ्यूजी इन्फ्लेक्स देखा है जो मुसलमानों से वहां से परेशान होकर आए। तो ये कोर बीजेपी का गढ़ रहा है। नागपुर उनका गढ़ कभी नहीं रहा है, वहां पर उनको अम्बेडकरवादियों से कड़ी टक्कर मिलती है। लेकिन ये दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, ये एक सांप्रदायिकता की भी बहुत उर्वर जमीन रही है। दंगे बेहिसाब हुए इस इलाके में, मेरठ से लेके मलियाना और हाशिमपुरा से लेके मुरादाबाद तक। तो ये जो वायलेंट इलाका रहा है, जो बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाता रहा है, यहाँ बीजेपी ने अपने वोटर को छेड़ दिया इस बार। और इसको छेड़ना उनके लिए इसलिए 2 कारणों से जरूरी हो गया है। बल्कि सबसे बड़ी वजह तो ये है कि बीजेपी सरकार इस बात को समझ रही है कि भारत का जो खजाना है
वो इस समय खाली है। एमएसपी को देने के लिए अब इनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए वो दो काम कर रहे हैं। एमएसपी को एक तरफ से मार रहे हैं और दूसरी तरफ ये 1,75,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कंपनियों को बेचकर कमा रहे हैं, और इसके बगैर इनकी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। तो ये दोनों चीजों पर जो इनकी जिद है, अपने वोटर को नुकसान पहुंचा के भी, भाई आज की तारीख में देखिए ना, प्राइवेटाइज करेंगे तो सरकारी जो अफसर हैं खास करके, वो तो इन्हीं के ज्यादातर वोटर हैं, वो उनको हिट कर रहे हैं जब ये निजीकरण कर रहे हैं तो। और किसानों की जो एमएसपी, कौन सा किसान एमएसपी पर अनाज बेचता है? जिसके पास ठीक ठाक अनाज है वो बीजेपी का वोटर है। तो बीजेपी अपने वोटर को इस बार हिट कर रही है, क्योंकि इनकी आर्थिक हालत इस देश की इस समय ठीक नहीं है। इन्होंने लुटा दिया है, बर्बाद कर दिया है, खास करके नोटबंदी की वजह से, फिर जीएसटी की वजह से छोटे बिजनेसमैन को इन्होंने मार दिया है। सारे जो छोटा बिजनेसमैन है वो मरा हुआ है, और नोटबंदी ने तो पूरा रियल एस्टेट से लेकर सारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। तो इसलिए ये एमएसपी से पैसा बचाना चाहते हैं और सरकारी कंपनियों को बेचकर कुछ पैसा लाना चाहते हैं। ये आपका क्या कमेंट है सुधा जी? अंतिम बार क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको क्या दिख रहा है आगे क्या होने वाला है किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन के साथ क्या है ना कि एक आंदोलन में ये लोग हिंदू मुस्लिम एंगल खोज नहीं पाए, खालिस्तानी एंगल फेल हो गया, और पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश है ना, ये किसान आंदोलन के पक्ष में आक्रोश फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिमट गया है, किसान आंदोलन अब फैल गया है। और दूसरा जो असंतुष्ट तबका है, जैसे निजीकरण से जो असंतुष्ट है, जो सरकार के आरक्षण की जो आरक्षण पर वार है सरकार का, उसको जो तबका झेल रहा है, जो छात्र नौजवान है, अब क्या है ना कि सारी आवाजें एक हो रही है धीरे धीरे। और सच अगर बताऊं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव नहीं हो, तो इस सरकार को 2-4 सीट भी मुश्किल है। बहुत सारी आवाजें एकजुट हो रही है। एक बड़ी आवाज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, मीडिया, टीवी और अखबार। मंडल साहब, कब तक सरकार के साथ बना रहेगा, या उसमें कुछ नहीं? मेन स्ट्रीम मीडिया मोटे तौर पर देखिए सरकार के साथ वो टिका रहेगा। उन्होंने लगभग पहले बाहर से समर्थन कर रहे थे, अब वो सरकार में एक तरह से शामिल हो गए हैं, तो वो निश्चित रूप से सरकार के साथ जो चैनल्स हैं खास करके और अखबार हैं ज्यादातर, ये आ गया। एक मिश्रा जी का पहली बार कमेंट आया, हाँ, चिटियापे के शिखर पे जा रहा है। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन में भी आप देखिएगा, जो टाइटल आप तो टाइटल मामले के एक्सपर्ट भी हैं, ये सिर्फ 5% लोग हैं, खासकर जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, और वो उसी जाति से हैं जो जाटों को, गुर्जरों को, और जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, सबको गाली दे रहे हैं। हाँ, सिखों को इतनी हिम्मत कैसे आती है? सत्ता की वजह से? बिल्कुल, निश्चित रूप से सत्ता की ही ताकत है, वरना कोई मतलब इस तरह से सार्वजनिक मंच पर गाली गलौज करना, जो कि उनके परिवार के लोग खुद भी देख रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनके लिए, उनको भी मतलब उनको ये जो अहंकार उनका है कि हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ये तो सत्ता का ही अहंकार है। और ये मतलब एक जाति की ताकत भी उनको लगता है कि हम कुछ भी बोल के निकल जा सकते हैं। तो ये गाली गलौज जो है ये वहीं से आता है। ये जो अभी मिश्रा जी की गाली सुनी, एक दो और जो गालियां आ रही हैं, ये असल में ये वहीं से आती है। हमारे लोग जनरली गाली नहीं देते हैं, क्योंकि वो तार्किक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो इन चक्करों में पड़ते नहीं है। तो ये एक उनके अंदर एक आप उसको अच्छा, मीडिया, आप कह रहे थे मीडिया पर आते, मीडिया गठबंधन में शामिल हो गई है अब? पहले बाहर से थी, अब सरकार। हाँ, मेरे ख्याल से अब वो बाहर से समर्थन देने से बात बन नहीं रही, तो अब लगभग वो शामिल हो चुके हैं। सरकार वो नेता क्यों नहीं समझ रहे जिसके खिलाफ मीडिया है? उनको अभी भी लगता है 1-2 पत्रकार को मैनेज कर लिए काम हो जाएगा। नहीं, वो ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। ये अगर उनको लग रहा है कि 1-2 पत्रकार से उनको हो सकता है कि 2-4 लाइन उनकी बात आ जाएगी, लेकिन ये उनके कंट्रोल में अब है नहीं। ये वहां पर वो अब ये कॉर्पोरेट से के लेवल पर भी मैनेजमेंट है। अब इसके बाद इनका पलटना तब होगा जब अगर ये कॉर्पोरेट को मैनेज जो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट को देना अगर बंद करना पड़ा इनको मजबूरी में, तो तब ये पड़े। कंपनियों को अगर सरकार माल देना बंद करने की हालत आ गई, अगर इतना आर्थिक संकट आ गया। एक दौर थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में ले चलूंगा आपको। प्रमोद महाजन थे, वाजपेयी की सरकार थी, मीडिया उन्होंने भी मैनेज किया था, लेकिन लास्ट दौर में तो लेकिन फायदा नहीं हुआ क्या इनका? हाँ, तो मीडिया सरकार बनाने बिगाड़ने में उसकी एक लिमिटेड ही भूमिका है। अगर मीडिया से ही सरकार चलनी होती तब तो किसी सरकार को कभी गिरना ही नहीं चाहिए। जो सरकार होती है वो मीडिया मैनेज करता है। तो जरूरी नहीं है कि मीडिया है इसलिए सरकार, मतलब उससे बहुत बड़ी चीज है। जनता जो है उसकी व्यापक ताकत बहुत ज्यादा है। और अब तो बहुजन मीडिया और वैकल्पिक मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि मतलब सरकार को समझ में भी नहीं आ रहा है कि दर्द कहाँ से हो रहा है। तो ये मतलब इतना वो स्प्रेड है, इतना बिखरा हुआ है कि एक आदमी होता ना तो ये कंट्रोल कर लेते, 2 आदमी होता। लेकिन अभी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार, खासकर मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, आरक्षण के लेकर सवर्ण पत्रकार जो अपने आप को बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं,
वो कांग्रेस में जा सकते हैं, वो हाँ। नवीन पटनायक के साथ जा सकते हैं, ममता के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो आरक्षण के पास बात नहीं नहीं नहीं, हाँ, जो सबसे मतलब ऐसे भी पत्रकार जिनके हम लोग अदरवाइज जनरली तारीफ करते हैं, वो जब आरक्षण का प्रश्न आए तब तो वो मतलब उनको अपनी वो जनेऊ ही फाइनली पकड़ते हैं। लेटरल एंट्री की खबर आपको नेशनल दस्तक और तमाम बहुजन चैनल पर ही मिलेगी। आज भी जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट था। सोचिए, टीवी चैनल, अखबार 10-10 लोग के प्रदर्शन को दिखा सकता है, लेकिन शंभू जहां जी, एक सूचना भी है आपके चैनल के माध्यम से। परिसंघ जो है इस लेटरल एंट्री के सवाल पर 28 तारीख को एक दलित पंचायत बुला रहा है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो पूरे देश दुनिया से लोग देखते हैं, पूरे देश के लोगों से अपील है कि शंभू जी से संपर्क करें और परिसंघ के दलित पंचायत से जरूर जुड़े, जो लेटरल एंट्री जैसे गंभीर सवालों पर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जी। तो 7 मार्च को एक भारत बंद का प्रोटेस्ट कॉल दिया गया। भारत बंद मतलब सड़क पर नहीं, ट्विटर पर आपको भारत बंद करना है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा ट्वीट करवा सकते हैं, फेसबुक पर करवा सकते हैं, अपने वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। अगर 10 लाख लोग भी अगर अपना 1-1 मिनट का वीडियो पेस्ट कर दे सर फेसबुक पर, तो एक क्रांतिकारी होगा, लहर बन जाएगी देश भर में। जो इवन अभी लेटरल एंट्री पर जिन लोगों का कोई भी ओपिनियन है या निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां जा रही है, उससे किसी को शिकायत है, किसान आंदोलन पर कोई तो हमारे लोग शिकायत है क्या? कमेंट करके एक वीडियो नहीं बना सकते? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग जिनके पास आज स्मार्टफोन है, डाटा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, अगर इस समय 10 लाख लोग भारत में लेटरल एंट्री के खिलाफ 1-1 मिनट का वीडियो बनाकर अपना अगर सोशल मीडिया पे डाल दें 10 लाख, हाँ, तो इतनी बड़ी लहर पैदा होगी कि सरकार ये मतलब इनकी हिंग लगे ना हल्दी रंग हाँ, चोखा। बिल्कुल सड़क पर भी नहीं निकलना है, बिल्कुल कुछ करना भी नहीं है। नहीं वो नहीं, और अल्टीमेटली वो सिर्फ वर्चुअल आंदोलन नहीं ना। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फिजिकली एक चीज में शामिल हूँ, मेरी प्रेजेंस वहां पर फिजिकली शामिल है। तो ये अगर कर सकें लोग तो ये बहुत आसान है। लेकिन अभी हमारे लोग असल में एक बहुत ऐतिहासिक जो पिछड़ापन है दिमाग का ना, वो असल में वो कीमत वसूल रहा है। और तो आप लोग से अपील कर रहे हैं, 2 काम कीजिए। लेटरल एंट्री के खिलाफ अगर आप लोग 10 लाख जो भी लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, अपने इसको और शेयर कीजिए और एक छोटा छोटा वीडियो बना के अपने फेसबुक पर आप डाल सकते हैं, फेसबुक पेज पर, या 9911031065 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर वीडियो भेज सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, और नहीं तो फेसबुक अपने पेज पर डालिए। अगर आप ये नंबर फिर से रुक के धीरे धीरे बता जी, 9911031065, एक बार फिर कह रहा हूं 9911031065 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कृपया कॉल ना करें, आप अपना व्हाट्सएप वीडियो बना के लेटरल एंट्री के खिलाफ, और 7 मार्च को जो भारत बंद है, जो निजीकरण के खिलाफ, लेटरल एंट्री के खिलाफ, किसान आंदोलन के समर्थन में और निजीकरण के खिलाफ, ये बड़े मुद्दे हैं जिनके लेकर भारत बंद है। अगर आप वीडियो डाल सकते हैं तो बड़ी बात होगा। और ये कैसा लगा आप लोग को अपना कमेंट दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और अगर इस पर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे। और ये संवैधानिक है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा, अगर मोदी जी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा, और मीडिया को हराने के लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सबसे सेफ, सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे शानदार तरीका है। दिलीप मंडल साहब इसके जनक हैं। इसके अगर ये नहीं होते तो हम जैसे तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते, नौकरियां नहीं छोड़ते, किसी पत्रकार टेलीविजन चैनल के न्यूज रूम में खोए रहते। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ओम सुधा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंडल साहब लगातार आते हैं, तो उन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनसे लगातार जरूर गुजारिश करूंगा कि कभी कभी आधा घंटा हमें भी समय दिया करें। जरूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, उस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, लेकिन 1-1 मिनट का वीडियो डाल के देखिए, अच्छा लगेगा।